Hello everyone, welcome to my YouTube channel and as you know that we have started a series जिसमें हम लोग क्लास 10th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले हमने लगभग 5 वीडियोस में लेसन को कवर किया हुआ है और आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको भी हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो लेसन 1 का ही टॉपिक है और आज की जो हमारी हेडलाइन है वो है 3.2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो और एक बात बता दें हम आपको कि आप लोग बुक जो है वो अपने पास रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830 का जो समय था वो यूरोप में आर्थिक तौर पर तंगी का समय था। इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप यानी आर्थिक तंगी का समय था 1830 में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब 1850 का समय। तो जो 1850 का समय था सा एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। तो 1850 के समय क्या हुआ कि पूरे यूरोप में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से वृद्धि कर रही होती है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। तो परिणामतः क्या होता है कि जितने रोजगार मौजूद थे उसकी तुलना में रोजगार को लेने वाले ज़्यादा हो गए थे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया था, जनसंख्या के मुकाबले रोजगार नहीं था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज। तो क्या हुआ कि जो जनसंख्या है वो गांव से शहरों की तरफ पलायन कर गई रोजगार की तलाश में। तो उससे क्या हुआ, जब वो लोग शहरों में गए तो रहने के लिए उनकी जगह जो है वो पर्याप्त नहीं रहती है। तो उससे शहरों में क्या होता है, भीड़ भाड़ हो जाती है और मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है, स्लम्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा शहरों में ज़्यादातर जो मलिन बस्तियां स्लम्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है जीवन यापन करना। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की वजह से देखी गई। ठीक है, एक तो माइग्रेशन हुआ, शहरों में जनसंख्या बढ़ गई, वहाँ पे मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगा, स्लम्स का। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। और क्या हुआ कि इंग्लैंड में आप जानते हैं औद्योगिकरण हो गया था, तो वहाँ मशीनों से जो कपड़े बनते थे उसका दाम कम होता था कंपेयर जो छोटे शहरों के लोग हाथ से कपड़े बनाते थे, क्योंकि हाथ से कपड़े बनाते थे उसमें ज़्यादा मेहनत लगता था तो उसका दाम ज़्यादा होता था। तो जब उसका दाम ज़्यादा होता था तो मार्केट में वो ज़्यादा कीमत पर बिकता था, लेकिन जो कपड़ा इंग्लैंड से बन करके आता था, मशीनों से बना हुआ होता था, वो सस्ता होता था, तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या हुआ, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी यूरोप के बाकी के क्षेत्रों की अगर हम तुलना करें तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, औद्योगिकरण पहले हो गया था, तो वहाँ पे जो मशीनों से सामान का प्रोडक्शन हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था, तो उनमें लागत कम आ रही थी, तो मार्केट में उनके दाम कम होते थे, जिससे उनका डिमांड मार्केट में ज़्यादा होता था। तो दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर देखी गई टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, यानी कपड़े के उत्पादन में। विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्सली मैकेनाइज्ड। यानी जो कपड़े का प्रोडक्शन था वो क्या होता था, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले होते थे वो लोग थोड़ा बहुत मशीनों का प्रयोग करके या छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग करते थे, तो लेकिन इंग्लैंड की तुलना में उनका कपड़ा उतना बेहतर नहीं होता था और उसका दाम भी ज़्यादा होता था, तो उसकी डिमांड मार्केट में घट गई। ठीक है,
इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। अब कह रहे हैं कि वह क्षेत्र यूरोप का जहां पर अभी भी एरिस्टोक्रेसी सत्ता में थी, यानी जो कुलीन वर्ग था, पैसे वाला। और क्या हो रहा था वहां पर? पीजन्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। जो किसान हैं वो बेचारे अभी भी सामंतवादियों के बोझ तले दबे हुए थे। पीजन्स मतलब किसान। और क्या समस्या हुई? पॉपुलेशन बढ़ गया तो द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। चीज़ों के दाम बढ़ गए, जो खाद्य पदार्थ हैं उसके दाम बढ़ गए, या तो बैड हार्वेस्ट। कभी कभी क्या हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता फसल खराब हो गई तो उससे क्या हुआ? लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो शहरों में कंगाली फैल जाती थी। पॉपुलिज्म मतलब कंगाली, ठीक है। चीज़ों के दाम बढ़ गए खाद्य पदार्थों के, और कभी कभी अगर फसल खराब हो गए तो वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म हो जाता था शहरों में, ठीक है। व्यापक तौर पर कंगाली फैल जाती थी। तो ऐसा ही साल रहा 1848 का। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। ऐसा ही साल रहा 1848 का। फूड शॉर्टेज हो गया एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो जनसंख्या है वहाँ की वो परेशान होकर के सड़कों पर आ जाती है, आक्रोश में विरोध करने लगती है। बैरिकेड्स वेयर क्रिएटेड एंड लुई फिलिप इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो वहाँ उदारवादी जो 1830 में राजा बैठा था लुई फिलिप, वो चला जाता है, अपनी गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। तो जब वो भाग जाता है तो क्या होता है? अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, जो नेशनल असेंबली होती है, जो पहले क्या थी? स्टेट जनरल, वो अब नेशनल असेंबली बन गई थी। तो उसने, जब लुई फिलिप भाग गया सत्ता छोड़ करके, तो उसने क्या किया? अपने यहाँ पे गणतंत्र की घोषणा कर दी। तो उससे क्या हुआ? ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स एबव 21। और उसने सभी पुरुषों को जो 21 वर्ष से ऊपर के हैं उनको वोट करने का अधिकार प्रदान कर दिया। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। और उन्हें काम का अधिकार दिया गया कि भाई आपको काम मिलेगा। और उसी के तहत क्या किया गया? नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स स्टार्ट किए गए, ठीक है, जहाँ पे काम दिया गया लोगों को, तो उसकी स्थापना की गई, छोटे छोटे वर्कशॉप्स की, जहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जाने लगा। तो अर्लियर इन 1845 में क्या हुआ? 1845 में जो कपड़ों के बुनकर हैं साइलेसिया में, उन लोगों ने ठेकेदारों के विरुद्ध रिवॉल्ट कर दिया, क्रांति कर दी, ठीक है। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल। तो जो ठेकेदार हैं वो क्या करते थे? कच्चा पदार्थ बुनकरों को देते हैं, कच्चा सामान, कॉटन वगैरह कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए। एंड गिव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल। और उनसे कहते थे कि भाई आप हमारे लिए कपड़ा तैयार करो किसानों से। बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। लेकिन किसानों को पैसा ये कम देते थे जो ठेकेदार लोग थे। तो इसी घटना का वर्णन कर रहे हैं एक पत्रकार हुए विल्हम वॉल्फ, ठीक है। तो साइलेसियन गांव में ये जो घटना घटी उसका वर्णन कर रहे हैं विल्हम वोल्फ। कह रहे हैं कि इन दीज विलेज विथ 18,000 इनहेबिटेंट्स। इस गांव में लगभग 18,000 लोग रहते थे। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड प्रेस्ड ऑक्यूपेशन वाइड स्प्रेड। और जो लोगों का व्यवसाय था वो क्या था? कपास की बुनाई करना, सूती कपड़ों की बुनाई करना। द मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम। लोगों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय थी वहाँ पे किसानों की। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। और लोगों को जॉब चाहिए था तो उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने, ठेकेदारों ने फ़ायदा उठाया। तो क्या किया? रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। तो जो बुनकरों को वो ऑर्डर देते थे कपड़ा बनाने का, उसका दाम वो बहुत कम रखते थे, बदले में उनको पैसा बहुत कम देते थे। तो हुआ क्या?
अब बुनकरों ने क्रांति कर दिया 4 जून को। ऑन 4 जून एट 2 PM, शाम को 2 बजे, अ लार्ज क्राउड ऑफ वेवर्स एमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, वे लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, एंड मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर, और जो ठेकेदार होते हैं उनके घर के आगे जा कर के रिवोल्ट करने लगते हैं, डिमांडिंग हायर वेजेस, और क्या डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा दो, ज़्यादा पारिश्रमिक दो। दे वेयर ट्रीटेड विथ स्कोन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, तो क्या किया गया, ठेकेदारों के द्वारा उनको डराया गया, धमकाया गया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, तो जो बुनकर हैं वो क्या करते हैं, बदले में उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं गुस्से में। स्मैश इट्स एलिगेंट विंडोज, और ठेकेदारों की जो महंगी महंगी खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनके फर्नीचर को तोड़ देते हैं, पोर्सलिन वगैरह को। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, जो भंडार गृह होता है उसमें घुस जाते हैं बुनकर लोग, एंड प्लंडर इट, और उसको लूट लेते हैं। सप्लाई ऑफ क्लोथ विच दे टोर टू श्रेड, और उसको कपड़े वगैरह को तहस नहस कर देते हैं ठेकेदारों का। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज, तो डर करके जो ठेकेदार होते हैं वो बगल के गांव भाग जाते हैं। हावेवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, लेकिन जो बगल के गांव वाले होते हैं ठेकेदारों को शरण देने से मना कर देते हैं। तो क्या होता है, फिर वो आर्मी बुलाते हैं ठेकेदार लोग। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्विजन द आर्मी, ठीक है, आर्मी बुलाते हैं और 24 घंटे बाद वो लोग अपने गांव को वापस आते हैं। और इस पूरी घटना में क्या होता है, इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट, 11 बुनकरों की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना आपने देखा 1848 के समय बुनकरों के बारे में, हार्डशिप, हंगर, जो रिवोल्ट वगैरह हुए उस टाइम पर, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है 1848, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, उदारवादियों के द्वारा जो क्रांति की गई उसके बारे में 1848 में। पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, यानी जब गरीब लोग, बेरोजगार लोग, भूखे किसान और वर्कर वगैरह यूरोप के कई देशों में क्रांति कर रहे थे, तो उसी के साथ साथ, पैरेलल मतलब उसी के साथ साथ क्या हुआ, अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे, तो उसी टाइम पर जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है वो भी क्रांति को अंजाम दे रहा था। तो इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो फरवरी 1848 में क्या होता है, जो राजा होता है वो गद्दी छोड़ करके उतर जाता है, यानी अपनी सत्ता को छोड़ देता है। राजतंत्र, मोनार्की मतलब राजतंत्र। तो जब वो राजतंत्र का खात्मा हो जाता है तो क्या होता है, A republic based on universal male suffrage had been proclaimed, तो वहां पे गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। किस बेसिस पर, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, यानी सभी वयस्क पुरुषों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को 1946 में वोटिंग राइट मिला था, ठीक है, अभी सिर्फ पुरुषों को मिल रहा है। और अब संपत्ति वाली बात नहीं है, पहले जैसे आप देख रहे थे कि जिनके पास संपत्ति है उनको मिल रहा था, लेकिन अभी वो बात नहीं है, अब सभी को मिल रहा है। जिनकी एज 21 एबव है उन सभी को राइट टू वोट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल क्रांति हो रही थी पढ़े लिखे मध्य वर्ग के द्वारा। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, तो कह रहे हैं कि यूरोप के अदर पार्ट जहां पर अभी भी राष्ट्र राज्य का उद्भव नहीं हुआ था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर, ये क्या हुआ था, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। जर्मनी के स्थान पे क्या था, प्रसा था, ठीक है। इटली के स्थान पर क्या था, वहां पे पोपल राज्य करके चलता था, पीडीमोंट, सर्डिनिया करके चलता था, ठीक है, ये सब चलता था। तो मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स,
तो जो महिला और पुरुष हैं, उदारवादी महिला और पुरुष हैं, मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग, वो लोग एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पे संविधान के तहत सरकार चले, हमारे यहाँ पे संविधान लागू किया जाए और क्या हो, विथ नेशनल यूनिफिकेशन, यानी हमको एक राष्ट्र बना करके दो, जो बिखरे हुए एरियाज़ हैं, फ्रेगमेंटेड एरियाज़ हैं, उनको कंसोलिडेट करो। ठीक है, तो दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोविंग पॉपुलर अनरेस्ट, तो जो वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए उन लोगों ने जोर दिया और जो दंगे वगैरह हो रहे थे उसका फ़ायदा उठाते हुए, और क्या मांगा, ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हो वहाँ पे क्या हो, संसदीय सिद्धांत वहाँ पर स्थापित होने चाहिए। संसदीय सिद्धांत का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे संविधान हो, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मीडिया स्वतंत्र हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, लोगों को संघ बनाने का अधिकार हो, संघ बनाने की छूट हो, लोग संघ बना सकें, अपनी बात को रख सकें। ठीक है, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट सोचिए, थोड़ा सा बैक जा करके वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य के साथ आप लोग पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। आगे देखिए क्या होता है, इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। तो क्या हुआ, जो जर्मन का क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे राजनीतिक संघ बन गए थे, जिनके जो सदस्य हैं वो क्या थे, मध्यवर्गीय प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और समृद्ध कलाकार वगैरह थे, केम टूगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वो लोग क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट नामक शहर में एकजुट होते हैं, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उन लोगों ने क्या निश्चय किया कि अब हम एक ऐसे नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे जो पूरे जर्मनी के लिए होगा। तो इसी के तहत क्या हुआ, ऑन 18 मई 1848, तो 18 मई 1848 को क्या होता है, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको चुना गया था नेशनल असेंबली में, जर्मन की नेशनल असेंबली में फ्रैंकफर्ट शहर में, तो उनमें 831 चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोग जाते हैं भाग लेने के लिए, कहां पर, फ्रैंकफर्ट संसद में, कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो जो फ्रैंकफर्ट संसद है वो कहां पे आयोजित हुआ था, सेंट पॉल चर्च में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों ने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या संविधान तैयार किया, एक जर्मन राष्ट्र का, टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की, जो एक राजा के द्वारा हेड किया जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट संसद के अधीन होगा, यानी स्वतंत्र नहीं होगा, तानाशाह नहीं हो सकता। तो व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विल्हम फोर, तो जब फ्रेडरिक विल्हम फोर को कहा गया कि आप हमारे राजा बन जाओ लेकिन संसद के अधीन आप रहेंगे, तो क्या हुआ, फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ ने किंग ऑफ प्रसिया, जो प्रसा के राजा थे, ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने मना कर दिया, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम संसद के अधीन रह करके आपका राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे। तो फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ ने मना कर दिया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, तो क्या हुआ, while the opposition of the aristocracy and military became stronger, तो क्या होता है, जो कुलीन वर्ग और जो सेना होती है, जो सैनिक होते हैं, उनका विरोध तेज हो जाता है संसद के विरुद्ध।
द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड। तो उससे क्या होता है, संसद का जो जो सामाजिक आधार होता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो कुलीन वर्ग हैं और जो सैनिक थे वो विरोध कर रहे थे। तो द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। जो संसद है वहां पे प्रभुत्व था मध्य वर्ग का, जिन्होंने क्या किया, हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स। जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उनके डिमांड को उन लोगों ने मानने से मना कर दिया। तो उससे क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो मजदूरों ने, कारीगरों ने संसद का सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो उनका प्रभुत्व खत्म हो गया। जो कुलीन वर्ग हैं, जो सैनिक है, वो तो पहले ही संसद के अगेंस्ट थे। तो क्या हुआ, इन द एंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड, बाद में सैनिकों को बुलाया गया, एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और संसद को भंग कर दिया गया। आगे देखिए क्या होता है, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन, यानी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये वाला जो मुद्दा था वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। उदारवादी आंदोलन के दौरान यह क्या था, बहुत ही विवादित मुद्दा था। in which large number of women had participated actively over the years। तो क्या किया, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक आंदोलन में भाग लिया। Women had formed their own political associations। तो अपनी बात को रखने के लिए महिलाओं ने अपने खुद का संघ बनाया, राजनीतिक संघ बनाया। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अखबारों का सहारा लिया। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और राजनीतिक जो मीटिंग्स होते थे उसमें भी भाग लिया। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, यानी कह रहे हैं कि इतने सारे आंदोलनों के बावजूद जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जब असेंबली का चुनाव हो रहा था, ठीक है, सेंट पॉल में, फ्रैंकफर्ट शहर में, तब भी इनको मौका नहीं दिया गया कि आप जो है चुनाव में भाग लें। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, तो जब सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट संसद है उसको बनाया गया, वीमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो जो महिलाएं हैं उनको संसद में क्या हुआ कि ऊपर गलियारे जैसा बना हुआ था, वहां पर वो बस ऑब्जर्वर की तरह खड़े होकर के देख सकती थी, प्रेक्षक के तौर पर, कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, उनको वहां पे और कोई अधिकार नहीं दिया गया, बस वो क्या था, कॉरिडोर में खड़े होकर के ऑब्जर्वर की तरह सारी चीजों को देख रही थी। आगे देखिए, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। तो क्या हुआ, 1848 में ये जो पूरा मामला आपने देखा रूढ़िवादियों की क्रांति का, इसको उदारवादियों की क्रांति का, लिबरल मूवमेंट का, उसको जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो रूढ़िवादी सेना थी, उसको उसने दबा दिया। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। 1848 में उदारवादियों ने जो ये सब आंदोलन किया उसको रूढ़िवादियों ने दबा दिया। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि जो पहले के जमाने का जितनी सख्ती वो लोग करते थे वो लोग जारी नहीं रख पाए, लेकिन उदारवादियों के आंदोलनों को उन लोगों ने दबा दिया। मोनार्क वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज, यानी जो राजतंत्र हैं, जो राजा हैं, उन लोगों ने ये चीज़ को रियलाइज करना शुरू कर दिया कि द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रेप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी। यानी जो क्रांति है, जो आंदोलन का दौर चल रहा है, वो तभी खत्म होगा जब हम इन उदारवादियों, राष्ट्रवादियों को क्या करेंगे, थोड़ा कंसेशन देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझौता करेंगे, थोड़ा सा इनको स्वतंत्रता दे देंगे। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes। तो 1848 के बाद के समय में क्या हुआ कि जो
ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे, जो राजतंत्र चल रहा था सेंट्रल और पूर्वी यूरोप का, उन्होंने क्या किया, बिगन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पॉलिटिकल तरीके से उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और ये सब क्या था, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। ठीक है, तो जो चीज़ें 1848 में सेंट्रल और पूर्वी यूरोप में हो रही थी, जो सुधार रूढ़िवादियों के द्वारा किए जा रहे थे, वो सब सुधार 1815 में ही पश्चिमी यूरोप में कब का हो चुका था। तो क्या हुआ इसके तहत, सुधार के तहत क्या हुआ, सर्फडम यानी जो भूदास्ता है, जो किसान वगैरह को भूदास बना दिया गया था, एंड बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाना, बधुआ मजदूरी, वेयर अबॉलिश बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो जो बधुआ मजदूरी है और जो भूदास्ता वाला जो मामला चल रहा था, उसको हैब्सबर्ग अंपायर में भी, साम्राज्य में भी, और रसिया में, दोनों जगहों से खत्म कर दिया गया। और क्या हुआ, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। तो जो हैब्सबर्ग शासक थे, उन लोगों ने क्या किया, हंगरी के लोगों को 1867 आते आते ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए। तब भी नहीं आता है तो 2-3 बार आप लोग वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार देखने से नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग साथ में किताब को रखिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।